नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं पहली इकाई का 5वां पाठ, जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा, इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसकी विधा है यात्रा वर्णन और इसके रचनाकार है विनय शर्मा। पाठ को शुरुआत करने से पहले हम लेखक का परिचय लेंगे। लेखक विनय शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में सन 1973 में हुआ। इनका अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं और इनका ज्यादातर लेखन यात्रा वृत्तांत रहा है। जहां जहां उन्होंने पर्यटन किया उसका वर्णन उन्होंने बखूबी किया है। यहाँ पर विनय शर्मा लिखित कृतियों के नाम दिए हुए। अब हम गद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। बच्चों, यदि अब तक आपने गोवा देखा नहीं है तो निश्चित रूप से इस वीडियो और इस पाठ के माध्यम से आपको गोवा जाने का आनंद जरूर मिलेगा। तो पाठ का नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। विद्यार्थी मित्रों, आपको अगर पर्यटन में रुचि है तो बहुत अच्छी बात है। पर्यटन करने से, यात्रा करने से हमारे अनुभव में वृद्धि होती है। हमें कई स्थानों का भौगोलिक ज्ञान मिलता है। मतलब पर्यटन करने से हमारा सुंदर सा मनोरंजन भी होता है और हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी भी होती है। इसलिए पर्यटन करना चाहिए। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है उसका अर्थ स्पष्टीकरण देते समय मैं बतला दिया करूंगा। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों न, वहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जहाँ पहुँचा, खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सह परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। कुछ स्थानों के नाम ही ऐसे होते हैं कि वो सुनने के बाद मन तरंगायित हो जाता है, अर्थात मन प्रसन्न हो जाता है। यही होता है लेखक के साथ। जब जब वह गोवा शब्द सुनता है अति प्रसन्न हो जाता है। और इसका कारण ये है कि गोवा की जो प्रकृति है, वहाँ का जो वातावरण है, आबो हवा यानी वातावरण, और वहाँ की जीवन शैली, जीने की पद्धति, इन तीन बातों में ऐसा आकर्षण है कि किसी चुंबक की तरह कोई भी पर्यटक वहाँ खींचा खींचा चला आता है, अर्थात गोवा की ओर आकृष्ट हो जाता है। देश के एक कोने में बसा हुआ ये छोटा सा राज्य है, लेकिन लेखक कहते हैं कि वो हर एक की दिल की धड़कन है, यानी अति प्रिय है। तो इंदौर में रहने वाला ये जो लेखक है, तो लेखक ने जब गोवा की यात्रा शुरू की तो उसके पहले वह इंदौर से खंडवा पहुंचा, जहाँ के उसके साड़ू साहब रहते थे। तो साड़ू और उनका परिवार उनके साथ शामिल हो गया। वो कहते हैं ना, 1 से 2 भले, 2 से 4 भले। पर्यटन करते समय अगर हमारे साथ अपना परिवार हो या कोई करीबी रिश्तेदार का परिवार हो तो पर्यटन का मजा ही कुछ और होता है। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मड़गांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। तो लेखक और उनके परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्य गोवा एक्सप्रेस के द्वारा सबसे पहले मड़गांव गए। तो भोर के समय जहां उनकी गाड़ी रुकी, यानी कि गोवा एक्सप्रेस, तब काफी उजाला हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। लंबी यात्रा में बस हो, रेलवे हो या टैक्सी हो, इन सब का रिजर्वेशन कर लेना अत्यावश्यक होता है। तो यहाँ पर लेखक के परिवार ने टैक्सी का भी रिजर्वेशन किया हुआ है। तो जैसे ही टैक्सी ने हॉर्न बजाया, सबका ध्यान वहाँ गया और सब लोग फटाफट तेजी से उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंके से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। रेल में बैठे बैठे ही सही, लेकिन यात्री थक जाता है। तो जैसे ही ये टैक्सी में बैठे और वो पतली सड़क पर दौड़ने लगी, ठंडे हवा के झोंके चलने लगे, तो मानो उनकी सारी थकान गायब हो गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है।
जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हों तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बहुत से लोग कहते हैं कि मरते दम तक तो काम करना ही पड़ता है और समस्याएं भी जिंदगी भर जुड़ी रहती है, हम हमेशा उनसे लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं। तो इनसे छुटकारा पाने का सबसे आसान और आनंददायक अगर कोई तरीका है तो वो है पर्यटन, यानी कि घूमना फिरना। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है, यानी कि प्रफुल्लित हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। मेहनत करने से केवल हमारा शरीर ही नहीं थकता, अपितु हमारा मन भी थकता है, तो मन को भी आराम की आवश्यकता होती है। तो तन और मन दोनों को आराम दिलाने का अच्छा साधन होता है पर्यटन। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मड़गांव से 5 किमी दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था। जिस स्थान पर हम जाने वाले होते हैं, वहाँ रुकने वाले होते हैं, तो वहाँ का होटल जो है या फिर रिसोर्ट जो है उसका आरक्षण हमें पहले ही कर लेना चाहिए। लेखक ने भी ऐसा ही किया है। तो सबसे पहले वो पहुंचे बेनालियम के एक रिसोर्ट में। इसलिए औपचारिक खानापूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। जहाँ पर ठहरने का इंतजाम होता है, उसके अलावा खान पान विश्राम आदि का प्रबंध होता है, उसे कहते हैं रिसोर्ट। तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने आवश्यक कार्रवाई पूरी की, जिसे हम कहेंगे औपचारिक खानापूर्ति, और अपने कमरे में अर्थात सूट में वो चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। विद्यार्थी मित्रों, आप भी ध्यान दीजिए। दरअसल अर्थात वास्तव में गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। तो दक्षिण और उत्तर मिलकर पूरा गोवा बनता है। इसकी राजधानी अर्थात गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। एक बहुत बड़ी विशाल नदी है मांडवी, इसके किनारे पणजी बसा हुआ है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ के मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। उमस का अर्थ होता है हवा बंद हो जाने पर होने वाली गर्मी, और नमी का अर्थ होता है आर्द्रता। तो समुद्री इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पर हमेशा ऐसा ही वातावरण होता है, जिसे हम मराठी में कहते हैं दमटपना। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। यहाँ पर लेखक ने मुंबई और गोवा के वातावरण की तुलना की है, यानी मुंबई में उमस कुछ ज्यादा ही होती है, यहाँ उतनी उमस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हरितिमा अर्थात हरियाली बहुत है, पेड़ पौधे ज्यादा है। लेकिन यहाँ की धूप भी काफी तीखी यानी कि तीव्र होती है। यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। तो गोवा की खास पहचान क्या है? सफेद रेतीले तट, महंगे होटल और वहाँ की खास जीवन शैली अर्थात जीवन जीने का तरीका। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग अपनी संस्कृति को भूलते नहीं है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के माध्यम से आपका ज्ञान भी समृद्ध हो सकता है गोवा को लेकर। जैसे गोवा में कौन कौन से बीचेस है महत्वपूर्ण, बीच यानी समुद्र का किनारा, समुद्र का परिसर। तो सबसे पहले लेखक बात करते हैं बेनालियम बीच की। वो कहते हैं आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। तो शांति भी है और खूबसूरती भी है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। जो लोग दिन भर थके हुए हो और गर्मी से परेशान हो, तो शाम के समय समुद्र तट पर मंडराना उनके लिए बहुत ही सुखदायी हो सकता है। रिसोर्ट से बीच की दूरी यानी अंतर कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। वैसे फासला कम था 1 किलोमीटर, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बावजूद भी वो ये रास्ता पार नहीं कर पा रहे थे, और इसका कारण था उनके अंदर की जिज्ञासा। कौन सी जिज्ञासा और कौन सी इच्छा?
तो अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी। पुराने जमाने में युद्ध शुरू होने से पहले एक विशिष्ट प्रकार का वाद्य बजाया जाता था। उसी तरह लेखक के कानों पर अरबी समुद्र की लहरों की जोर से आवाज सुनाई दी। छोटों से लेकर बड़ों के मन में समुद्र के प्रति एक अलग ही आकर्षण होता है। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठाकर भाग रहे थे। बच्चों, जमीन पर दौड़ना आसान होता है, लेकिन समुद्र की जो रेत होती है उस पर चलना कठिन होता है, क्योंकि उसमें हमारे पैर धंसते जाते हैं। लेखक के साथ भी यही हो रहा था। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। जैसे लेखक किसी अपने मित्र से मिल रहे हो तो वो समुद्र से लिपट पड़े, अर्थात समुद्र में उन्होंने पैर बढ़ा दिए। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। तट अगर रेतीला हो तो बच्चों का सबसे मनपसंद खेल होता है वहाँ रेत से घर बनाना, किले बनाना। उसी तरह ये बच्चे भी यहाँ पर घर बनाने में जुट गए। लेकिन हो क्या रहा था, जैसे ही कोई समुद्र की लहर आती तो उनका घर बहा कर ले जाती। बच्चे थके नहीं, फिर वो घर बनाने में जुट जाते, व्यस्त हो जाते। यही क्रम सिलसिला चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। लेखक यहाँ पर हमें संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा आशावादी होना चाहिए। कई बार अपना घर टूटने के बावजूद भी बच्चे बिना थके दोबारा फिर से घर बना रहे थे। इस बात को देखकर उन्होंने ऐसा कहा है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। हाँ बच्चों, बिल्कुल ये सही है। जीवन में हर चीज नश्वर होती है। बनना बिगड़ना ये तो नियति का, ये तो सृष्टि का हमेशा चलने वाला चक्र है। मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और आखिर एक दिन मर भी जाता है। हर चीज बनती है, उसे हम प्यार से अपने पास रखते हैं, लेकिन विशिष्ट कालावधि बीत जाने के बाद वो चीज खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यही जीवन की सच्चाई है। आगे लेखक बताते हैं, यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र से जुड़े हुए जीवों की संख्या करोड़ों में है। तो यहाँ पर लहरों की आवाजें भी आ रही है और टी 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 की आवाज निकालने वाले पक्षी भी उड़ रहे हैं और ये उनकी आवाज हमें उनकी ओर आकृष्ट कर लेती है। अब ये जो पक्षी है तो समुद्र के आसपास मंडराने का उनका कारण क्या है, घूमने फिरने का कारण क्या है? तो जैसे ही लहरें आती है तो लहरों के साथ कई सारी मछलियां बहकर आती है, तो उन मछलियों का शिकार करने के लिए ये पक्षी वहां पर उड़ते रहते हैं। लेकिन सामने से आने वाली हवा का जोर अगर ज्यादा है तो ये पक्षी थक जाते हैं और सुस्ताने के लिए थोड़ी देर के लिए समुद्र के किनारे पर बैठ जाते हैं। समुद्र की छोटी छोटी मछलियों पर इन पक्षियों की नजर है शिकार करने के लिए, और इन पक्षियों पर भी कोई नजर गड़ाकर बैठा हुआ है उनकी शिकार करने के लिए। तो वो कौन है? वहां के कुत्ते। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, अर्थात टूट पड़ते हैं। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। जैसे हम देखते हैं कि कोई कुत्ता चाहे बिल्ली का कितना भी पीछा क्यों न कर ले, लेकिन बिल्ली उसके हाथ नहीं आती है। तो पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अर्थात पर्यटकों के लिए अच्छा मनोरंजन करता है। पक्षी तो पक्षी होते हैं, तो कुत्ते जब उनका पीछा करते हैं तो ये फुर्तीले पक्षी आसमान में उड़ जाते हैं, उनके हाथ नहीं लगते। और ये सब कुछ देखकर पर्यटक बड़े खुश हो जाते हैं। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, यानी सूरज डूबा, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा
नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। जंगल हो, किला हो, कोई महल हो या कोई समुद्र तट हो, दिन में इनका रंग रूप बिल्कुल अलग नजर आता है और रात में इनका रंग रूप एकदम बदल सा जाता है। ये चीजें रात को डरावनी लगती है। यहाँ पर भी जैसे ही सूरज डूबा, शाम हुई, आसमान में चंद्रमा उगाया, तब समुद्र और काला और भयावह अर्थात डराने वाला नजर आने लगा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा, उचित समझा। कई ऐसे पर्यटन स्थल होते हैं, वहाँ पर उस स्थान का यात्रा कराने वाली विशेष बस सेवा होती है। जैसे उनके नाम होते हैं पूना दर्शन, मुंबई दर्शन, गोवा दर्शन। लेखक के साथ छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए उन्होंने बस से जाना उचित समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या भी दो चार होना पड़ता है। समुद्र में मिलने वाली विविध प्रकार की मछलियाँ, केकड़ा और अन्य जीव मांसाहारी लोगों का बड़ा ही पसंदीदा भोजन होता है। इस भोजन को सी फूड कहते हैं। लेकिन इसमें भी एक बात है कि जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बड़े मुश्किल से मिलता है। अर्थात ऐसा भोजन पाने के लिए उन्हें जूझना पड़ता है, घूमना पड़ता है। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। यानी शाकाहारी भोजन अगर मिल गया तो बड़ी किस्मत की बात है, लेकिन खर्चा भी ज्यादा हो जाता है, हमारी जेब उससे ढीली हो जाती है। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। तो जिस रिसोर्ट में हम रुके हुए होते हैं वहाँ पर उस कमरे में भोजन का भी इंतजाम होता है। बेनालियम बीच के बाद उन्होंने अब यहाँ पर अगले बीच के बारे में लिखा है। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। यानी कहने को तो बहुत सारे बीचेस है, लेकिन प्रमुख जो है ज्यादा विख्यात वो 7-8 ही है। इस बीच की विशेषताएं देखेंगे। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसका पानी गहरा नीला है, पत्थरों से युक्त, लेकिन दिखने में बहुत ही सुंदर, ऐसा ये बीच है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। एक और लंबी सी पहाड़ी होने के कारण इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है और इस पहाड़ी पर चढ़कर बीच को और अच्छे ढंग से देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है, यानी ये पानी पत्थरों से टकराता रहता है और टकराकर वापस चला जाता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं। पत्थरों पर निरंतर पानी का होने वाला टकराव, यानी कि जो संघर्ष है, उसके कारण उन पत्थरों में कई सारे होल पैदा हो गए हैं, छेद बन गए, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। काई का अर्थ होता है शैवाल, जिस पर पैर पड़ने से फिसलने का डर होता है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुराने किले या देवताओं के मंदिर पर्वत की काफी ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन फिर भी भक्तगण बड़े आनंद के साथ खतरों को उठाते हुए वहां चले ही जाते हैं। ये अलग ही आत्मिक आनंद होता है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, यानी खुशियां मनाता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। जिन पर्यटकों के परिवार में अपने साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें तो हरदम उन पर नजर रखनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि समुद्र की बड़ी बड़ी तूफानी लहरें वहां पर आती है जाती है। तो ये लोग उन बच्चों का मार्गदर्शन करते रहते हैं और सावधान यानी चौकस रहते हैं।
लेखक आगे कहते हैं, मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। अंजुना बीच देखने से पहले लेखक ने बेनालियम बीच देखा है, लेकिन लेखक का कहना है कि दोनों का अपना अपना अलग सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है, यानी ज्यादा गहरा नहीं है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। जो समुद्र उथला होता है वहाँ पर मछलियाँ ज्यादा और आसानी से मिल जाती है, इसलिए मछली पकड़ने वालों की यह पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ही खाने वाले इतने सारे लोग होंगे कि बाहर इन मछलियों को भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये तो हुई बेनालियम बीच की बात। इसके विपरीत यानी बिल्कुल उल्टे अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमारा अपना जो बॉलीवुड है, जो बहुत सारी हिंदी फिल्में बनाता है, उनकी यह बीच पहली पसंद है, क्योंकि फिल्मों की शूटिंग करने के लिए यहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण है। बेनालियम और अंजुना वैसे तो दोनों व्यावसायिक बीच है, लेकिन दोनों जगह पर अलग अलग व्यवसाय होते रहते हैं। ये लेखक यहाँ पर कहना चाहता है। और इसके बाद लेखक अपने परिवार के साथ दिन भर पणजी शहर, जो कि गोवा की राजधानी है, वो देखता रहा। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगुड़ बीच पर पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किमी तक फैला है। बेनालियम, अंजुना और अब कलिंगुड़ बीच की लेखक बात कर रहा है। यहाँ पर ढेर सारी रेत है और गोवा का सबसे बड़ा लंबा माना जाने वाला ये बीच है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। बहुत सारे पर्यटक इस बीच को ज्यादा अहमियत देते हैं, तो हमेशा उनकी भीड़ लगी रहती है। अब हम यहाँ की खूबियाँ देखेंगे। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनसे कुछ तो हैरत अंगेज है, यानी एकदम चकित करने वाले, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। कच्ची हिम्मत वाले वाटर स्पोर्ट्स देखने में ही आनंद का अनुभव करते हैं। लेखक कहते हैं कि आप भी अपनी रुचि पसंद के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। अगर आपका इस खेल के प्रति रुझान है, लगाव है और हिम्मत भी है, तो आप जरूर अनुभव ले सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। आप चित्र में देख सकते हैं कि पैराग्लाइडिंग कैसे लोग इसका आनंद ले रहे हैं। जो मनुष्य इसका अनुभव लेता है वो मन ही मन थोड़ा डरता भी है, क्योंकि ऊपर से जो अनंत फैली हुई जलराशि है समुद्र की, वो देखकर वो चकित भी होता है, लेकिन भय से कांप भी जाता है। यही तो कहना चाहते हैं लेखक। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, यानी राम नाम सत्य है, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत, चमत्कारिक। मुझे लगता है इसका वर्णन तो वही कर पाएगा जिसने सचमुच इसका आनंद लिया हो, अनुभव लिया हो। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। तो जितने दिन लेखक वहाँ पर रहे, उनका परिवार, उनका दिनक्रम एक जैसा रहा। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिरकर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। सीधी सी बात है कि जिस पर्यटन स्थल पर हम गए हुए हैं, जिस महंगे रिसोर्ट में हम रुके हुए हैं, वहाँ दिन के 11-12 बजे तक सोते रहना, इसमें तो कोई उचित बात नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। तो जल्दी से उठकर तैयार होना, नाश्ता करना, दिन भर घूमना फिरना, तरह तरह के स्थलों की यात्रा करना और शाम को थक जाने के बाद रिसोर्ट लौटकर वहाँ के पूल में तैरना। यही दिनक्रम था लेखक और उनके परिवार का। बेनालियम बीच, अंजुना बीच, कलिंगुड़ बीच, इन तीनों की विशेषताएं हमने देखी है बच्चों, और लेखक का अपना अनुभव भी देखा है।
अब आखिरी बीच की ओर बढ़ते हैं। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। छोटों से लेकर बड़ों तक सबको बोटिंग में मजा आता है। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। ये देखिए डॉल्फिन मछली, इसमें बड़ी बड़ी भी होती है और छोटी छोटी भी मछलियाँ होती है। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। बड़े अच्छे संयोग की बात थी लेखक के लिए कि लेखक ने यहाँ पर नवरात्रि और दशहरा ये दोनों त्योहार मनाने का सौभाग्य उन्हें मिला। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। नवरात्रि की घट स्थापना विधि तो आपने देखी ही होगी। हिंदुओं के घर घर में ये घट स्थापना होती है और रात के समय गरबा का खेल भी खेला जाता है। ये गोवा में भी प्रचलन है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। आमतौर पर हमारे यहाँ रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन गोवा में ऐसा नहीं होता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। सभी त्योहार पावन होते हैं और अच्छाई का संदेश देते हैं, तो त्योहार के बहाने अपने वाहनों की सफाई करना, घर कमरे स्वच्छ रखना, ये तो हम करते ही है। लेकिन वहाँ इनके अलावा भगवान की एक पालकी मंदिर में ले जाई जाती है शाम को। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये आपटा का पत्ता लोग एक दूसरे को देकर त्योहार की शुभकामना भी देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। चाहे हम लिखने पढ़ने के बहाने विदेशी क्यों न चले जाएं, लेकिन हमें अपनी सभ्यता, हमें अपनी संस्कृति भूलनी नहीं चाहिए। यही संदेश लेखक यहाँ पर देना चाहता है। गोवा के निवासी ऐसे ही है। वो पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण भी करते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को कदापि भूलते नहीं है। सभी प्रकार के त्योहारों को मनाते हैं। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। यानी वे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का पूरी ईमानदारी के साथ और प्रेम के साथ पालन कर रहे हैं। ये इसका अर्थ है। विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। जिन विद्यार्थियों ने अब तक गोवा देखा नहीं है, उन्हें ऐसा जरूर महसूस हुआ होगा कि गोवा की एक छोटी सी यात्रा हमने की है इस वीडियो के माध्यम से। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा करूंगा कि YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी डालिएगा। धन्यवाद।